नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सारी दुनिया की नजर इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच जारी विध्वंसक जंग पर टिकी है। 900 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन वॉर जोन में बारूदी प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में इस युद्ध की आग पहले से ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि यूक्रेनी सेना रूसी सरहद में घुस चुकी है। तेजी से बढ़ते जंगी तनाव के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी पहुंचे और दोहराया कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। वहीं जेलेंस्की ने भी हिंदुस्तान से अहम भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है। सवाल है कि आखिर जेलेंस्की के दिमाग में चल क्या रहा है। न्यूज मेकर के इस खास पेशकश में इसी पर रिपोर्ट देखिए। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देकर के आया और मेरा मन भरा हुआ है। You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin. बारूदी विध्वंस की विभीषिका देख रही सारी दुनिया के लिए ये तस्वीर नई उम्मीद जगाती है। 910 दिनों तक तबाही और बर्बादी का भयावह मंजर देखने वाले यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, गर्मजोशी से मुलाकात की, संदेश दिया अब बिना वक्त गंवाए रूस और यूक्रेन को बातचीत के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। आजाद नीति किसी भी देश के लिए सुरक्षा की ढाल होती है। यही वजह है कि भारत की खामोशी और आवाज दोनों पर दुनिया आज की तारीख में कान लगाकर बैठी है। भारत एक महाशक्ति है, लेकिन हथियार के दम पर नहीं। पुतिन और जेलेंस्की दोनों ये बात बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की की विदेश नीति और युद्ध के भविष्य के लिए यह दौरा एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वॉर को लेकर जेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि अमन कायम करने की कोशिशें अपनी जगह हैं, पर रूस के खिलाफ यूक्रेन इतना आक्रामक शायद पहले कभी नहीं हुआ। जेलेंस्की की ओर से पुतिन को दी गई इस चेतावनी का असर 6 दिन पहले से ही दिखना शुरू हो गया था। तारीख 6 अगस्त 2024, रूस का कुर्स्क इलाका। ढाई साल से जारी युद्ध के बीच पहली बार रूस में घुसकर यूक्रेनी फौज ने जमीनी हमले को अंजाम दिया। महज 2 हफ्ते में कुर्स्क में धावा बोलने वाले जेलेंस्की के सैनिकों ने दुश्मन के इलाके पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ यूक्रेन ने दुनिया को बता दिया है कि रूस इस जंग में एक तरफा नहीं जीत सकता है। इस बात की तस्दीक कुर्स्क से सामने आई तस्वीरें करती हैं। जमीन से प्रहार करने के बाद अब जेलेंस्की के लड़ाकों ने आसमान से भी आक्रमण शुरू कर दिया है।
ये यूक्रेनी वायुसेना की बारूदी वर्षा है। 21 अगस्त को यूक्रेनी वायुसेना ने कुर्स्क के कई इलाकों पर बम बरसाए। यूक्रेन के फाइटर जेट्स ने गाइडेड एरियल बम से हमले किए। गाइडेड बम हमलों के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी सेना के कई ठिकानों पर आस्प हैमर बम से भी हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर की रिपोर्ट है कि फाइटर पायलट पैदल सेना के आगे बढ़ने का रास्ता बना रहे हैं। यूक्रेन के पायलट हाई प्रिसिशन स्ट्राइक और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यूक्रेनी वायुसेना की एयर सुपीरियरिटी की तस्वीरें हैं, जहां वायुसेना ने क्लस्टर बम हमले करके सैम नदी पर बने 3 पॉन्टून पुल ध्वस्त कर दिए। वायुसेना के साथ साथ यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड भी कुर्स्क में बड़े हमले कर रही है। इक्कीस अगस्त को एक बार फिर कुर्स्क में रूसी टुकड़ियों ने यूक्रेन के आगे सरेंडर कर दिया। यूक्रेन का लक्ष्य है कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा करना। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना अभी तक 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। अब यूक्रेन का टारगेट अगले 4 दिन में 500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करना है। यानी कुल 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा करने का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन सुमी और कुर्स्क के बीच 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके का बफर जोन बनाना चाहता है। सवाल है, कुर्स्क में विजय के बाद ज़ेलेंस्की भविष्य में किस रणनीति पर अमल कर सकते हैं? जाहिर है इस पर यूक्रेन ने कोई साफ संकेत नहीं दिया है, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना को लगता है कि रूस के अंदर घुसकर उसने रूस का मनोबल तोड़ दिया है। यूक्रेनी सेना या तो अब यहां से वापस आकर सुरक्षित ठिकानों पर रुक सकती है, या फिर रूस के और अंदर जाकर अपना मनोबल और बढ़ा सकती है। लेकिन ये तो तय है कि यूक्रेनी सेना ने ये साबित कर दिया है कि जंग को वो रूस जैसी महाशक्ति की सीमा के अंदर भी ले जा सकती है। यूक्रेन के लिए लड़ाई को रशिया के अंदर ले जाना, वो भी एक सेंसिटिव इलाका जो कुर्स्क का इलाका पड़ता है, वहाँ पर जाकर अंदर जाकर कब्जा कर लेना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ा इनका प्लानिंग है, जिसमें कि शायद पश्चिमी देशों ने सब ने मिल के काम किया है और एक साथ मिलकर ड्रोन्स के द्वारा, आर्टिलरी के द्वारा, सेनाओं के द्वारा हर तरफ से हमला करके एक चकित करके सरप्राइज देकर उन्होंने हमला किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है जब बातचीत होगी तो बराबरी के लेवल में बातचीत होगी कि हम तुम्हारी ज़मीन वापस करते हैं तो हमारी ज़मीन वापस करो, बजाय उनको धकेलने के उन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। पुतिन की फिक्र कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने भी बढ़ा रखी है। पुतिन का आरोप है कि परमाणु ऊर्जा प्लांट पर ड्रोन से हमले किए गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से रेडिएशन का खतरा है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी वजह पुतिन के दिल में बढ़ती यूक्रेन की दहशत है। यूक्रेन के इस बढ़ते आत्मविश्वास की बहुत बड़ी वजह वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है, जिन्होंने दुनिया में रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी की, जिसका असर यह हुआ कि दुनिया के 10 देशों ने यूक्रेनी हथियारों के जखीरे में इजाफा किया। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की अहम हथियारों की कमी को मुद्दा बनाते रहे। और आखिरकार अमेरिका का घातक F-16 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन को मिल गया। F-16 दुश्मन से हवाई रक्षा में माहिर माना जाता है। F-16 ध्वनि की गति से दुगनी गति से उड़ सकता है और F-16 की अधिकतम सीमा 2000 मील यानी 3200 किलोमीटर से ज्यादा है। F-16 जेट का इस्तेमाल खास तौर पर रूसी आक्रमण को इंटरसेप्ट करने के लिए होगा।
मसलन इस अत्याधुनिक जेट से यूक्रेन रूसी मिसाइल और ड्रोन को तबाह कर सकता है। इससे रूस के लिए यूक्रेन का मुकाबला करना और मुश्किल साबित हो सकता है। F-16 वाकई में एक आधुनिक फाइटर जेट है और गेम चेंजर साबित हो रहा है। और वाकई में अमेरिका ने जिस प्रकार से भी रिस्ट्रिक्शन भी उठा दिए हैं कि जेलेंस्की या यूक्रेन अमेरिका के दिए हुए हर हथियार का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अभी तक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि खाली डिफेंसिव के लिए कर सकते हैं। अब उन्होंने सब रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है और F-16 होने से जो अंदर जाके वो मार करने में सक्षम रहेंगे। वॉर जोन में जेलेंस्की ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा पुतिन को भी नहीं रहा होगा। न सिर्फ 10 दिन में कीव फतेह करने के रूसी इरादे को जेलेंस्की ने पूरा नहीं होने दिया, बल्कि अब रूस के अंदर घुसकर पुतिन की परेशानी बढ़ा दी है। सवाल यह है कि जेलेंस्की को यह हौसला कहां से मिला, रूस से टकराने की ताकत कहां से आई? जवाब 4 साल पहले के जेलेंस्की में मिलता है, जब वो दुनिया को हंसाते थे, कॉमेडी करते थे। 2019 में यूक्रेन का राष्ट्रपति बनने से पहले जेलेंस्की कॉमेडियन थे। कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। यूक्रेनियों के बीच जेलेंस्की इतने मशहूर थे कि उन्हें शोबिज का सितारा कहा जाता था, लेकिन फिर वो सियासत में उतरे। 2019 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में जेलेंस्की को 73% से ज्यादा वोट मिले। 3, 2, 1। दिलचस्प है, जब वोलोदिमीर जेलेंस्की पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे, तब वो एक चर्चित कॉमेडी सीरीज में किरदार निभा रहे थे। Друзі, у нас є результат. सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी, जो किस्मत से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। І 27,3. उस विनम्र शिक्षक की भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए भाषण का वीडियो छात्रों ने ऑनलाइन पोस्ट किया और वो वायरल हो गया। Congratulations! लेकिन फिर जीवन ने कला की नकल की और जेलेंस्की अप्रैल 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब जेलेंस्की 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं और रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। लेकिन तब भी जेलेंस्की के सामने रूस सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी फौज की मदद से अलगाववादी जंग लड़ रहे थे। इत्तेफाक देखिए, 2019 में भी जेलेंस्की रूस से लड़ रहे थे, 2024 में भी यही हो रहा है। लेकिन अब मुकाबला बहुत बड़ा है। जेलेंस्की भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए जेलेंस्की ने रूस से युद्ध के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, जापान समेत कई अहम देशों का दौरा किया। वैश्विक पैमाने पर भी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद भी जेलेंस्की को पश्चिम से समर्थन मिलता रहा। नेटो, यूरोपीय देश, G7 और दूसरे कई मंचों से यूक्रेन को मजबूती लगातार मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की लगातार संदेश देते रहे कि अगर इस जंग की आग ने और विध्वंसक रूप लिया तो इसकी जद में सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी आएगी। वोलोदिमीर जेलेंस्की एक अनलाइकली नेता हैं। उन्होंने वादा किया था यूक्रेन में बदलाव लाने का, लेकिन दुनिया के एक बड़े बदलाव के केंद्र में वो आ गए। उन पर जिम्मेदारी है कि वो भले ही अकेले खड़े हों, लेकिन अकेले नजर ना आए, क्योंकि इस वक्त दुनिया जितनी बटी है वो जेलेंस्की से पहले नहीं बटी थी। जेलेंस्की एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। एक कॉमेडियन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है उनकी जो कला होती है, हाउ टू कम्युनिकेट, किसी से कितने अच्छे से संपर्क करना, और उसमें उनकी एक महारत हासिल होती है। तो भले ही वह गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, परंतु जो उन्हें एक संवाद की जो कला उनके पास थी, उस कला से उन्होंने इस पूरे के युद्ध को कहें या उसमें जो भी ऑपरेशन कह लें आप या संघर्ष कह लें, उसको उन्होंने एक नई दिशा ही दे दी,
जब किसी को विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि अमेरिका को भी विश्वास नहीं था कि ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की सरकार रूस की ताकत के सामने, रूस की क्षमता के सामने खड़ी रहेगी। अब ज़ेलेंस्की को उम्मीद भारत से है, वो देश जिसने इस जंग की शुरुआत से ही साफ कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। वहीं 30 महीने से बारूदी धमाके झेल रही यूक्रेन की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया। साफ साफ कहा कि जंग में भारत तटस्थ नहीं है, क्योंकि हम शांति के पक्ष में हैं। अब बिना एक भी मिनट गंवाए ज़ेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देकर के आया और मेरा मन भरा हुआ है। तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंभीर कोशिशों से शांति आ भी गई, ये युद्ध रुक भी गया, तब भी क्या ये शांति स्थायी रहेगी? बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में बाइडेन के साथ बात कर चुके हैं, मॉस्को के राष्ट्रपति आवास में पुतिन से मीटिंग कर चुके हैं, और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मैरिन्स्की पैलेस में ज़ेलेंस्की के साथ शांति का स्थायी रास्ता निकाल रहे हैं। मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी बात पुतिन भी ध्यान से सुनते हैं, और अमेरिका भी। वो ऐसे नेता हैं जिनके रसूख का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की कर सकते हैं। यही वजह है कि मोदी का कीव जाना ज़ेलेंस्की के लिए भी बेहद अहम है। बंद कमरे में वो मोदी से वो सब कुछ कह सकते हैं जो पुतिन तक पहुंच सकता है। साथ ही ज़ेलेंस्की को उम्मीद होगी कि भारत की विदेश नीति उनके किसी तरह से काम आ सकती है। भारत की कोशिश में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में जितने किरदार हैं, उनमें सबसे अहम भूमिका भारत ही निभा सकता है। इसे इस तरह समझिए, दुनिया अभी दो खेमों में बटी है, एक और यूक्रेन, दूसरी तरफ रूस। यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका से रूस का संवाद फिलहाल संभव नहीं दिखता, जबकि रूस की तरफदारी कर रहे चीन से यूक्रेन को भी बात करना मंजूर नहीं होगा। पर भारत की तटस्थता रूस और यूक्रेन दोनों मान चुके हैं। भारत से ज़ेलेंस्की को पहले तो बहुत खास उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि वहाँ ऐसा एक रवैया बन चुका था कि भारत जो है वो रूस का समर्थन करता है, चाहे वो चुप रहकर हो या वो फिर अपनी जो व्यापार को बढ़ाकर हो। पर इस यात्रा से मुझे लगता है कि वो शंकाएं, चिंताएं काफ़ी हद तक दूर हुई होंगी, और ये लगता होगा कि वाकई भारत की जो तटस्थता की नीति है, प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है, वो वाकई उसी पर अडिग खड़ा है और दोनों देशों से तालमेल लगातार बनाना चाहता है। ऐसे में भारत की ये कूटनीति इस विध्वंसक युद्ध को रोकने में कामयाब भी हो सकती है, लेकिन असल दारोमदार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर ही टिका है।